हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 7 ज्योग्राफी। तो बच्चों, अब तक हमने आपको 3 पार्ट पढ़ाए हैं, जिसमें हम आपको सारी पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी किन किन चीज़ों से घिरी हुई है इसके बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है, अब इसका एक और है कि वायु ये जो हमारा पार्ट है कि वायु है। तो वायु हम जो है वो हमारे लिए कितनी आवश्यक है और वायु में कौन कौन से घटक होते हैं, इसके बारे में हम आपको इस पाठ में विस्तार से पढ़ाएंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा पाठ 4 कक्षा 7 वायु। तो बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है वो चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो बच्चों, यह हमारी जो भूमिका थी, इसमें क्या बताया है कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो चारों ओर किससे घिरी हुई है? वायु की घनी चादर से, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए हम सब वायुमंडल पर निर्भर हैं। क्यों? क्योंकि हमें सांस लेने के लिए वायु कितनी ज़रूरी है और ये वायु हमें प्रदान होती है। क्योंकि ये वायु हमें किस किस चीज़ से बचाती है? ये वायु हमें, दिन में आपने देखा है सूर्य की किरणें कितनी तेज़ होती हैं, कितनी गर्मी होती है। तो उस गर्मी में अगर थोड़ी सी भी हवा चलती है तो हमें कितनी राहत की सांस मिलती है। ऐसे ही रात के समय जब ठंड होती है तो कितनी ठंड होती है, लेकिन ठंड में भी हमें वायु की आवश्यकता, सांस लेने के लिए हमें वायु की आवश्यकता हमेशा रहती है। तो वायु ही वह है जो पृथ्वी के तापमान को रहने के योग्य बनाती है। बच्चों, समझ में आया वायु हमारे लिए कितनी आवश्यक है। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन कैसे बनता है? तो बच्चों, शुरू करते हैं। इसमें आपको एक चित्र भी दिखाया गया है। इसमें है वायु के संगठक। तो वायु के संगठक कौन से हैं? वायु में जो हमारी नाइट्रोजन है वो कितनी है? 78%, 78% जो है वायु में नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन है हमारी 21%। आप ये एक घेरा देख रहे हैं, ये जो घेरा है ना, ये पृथ्वी के चारों ओर का घेरा दिखाया गया है और उसमें आपको बताया गया कि नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है और ऑर्गन 0.93% हैं और अन्य सभी 0.4% हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया ये हमारी पृथ्वी में ये जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और अन्य सभी गैस जो हैं वो कितनी हैं। अब हम शुरू करते हैं वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है।
तो समझ में आया बच्चों, वायुमंडल में जो वायु है वो क्या है, वो है सभी गैसों का मिश्रण। आपको ये तो पता ही है ना कि ये जो गैसें हैं ये हमारे लिए कितनी उपयोगी होती हैं कि ऑक्सीजन हमें बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में देखा जाए तो आपने न्यूज़ में, समाचार पत्रों में देखा है इस महामारी में ऑक्सीजन हमारे लिए क्या मायने रखती है। हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखती है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वातावरण में 21% है, लेकिन हमारे शरीर में उसका 94, 95, 96, 99% तक अच्छा माना गया है। तो जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा 21% है और यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों आगे देखते हैं हम। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। तो वायुमंडल का बड़ा भाग किन दो गैसों से बना है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। तो बच्चों जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, ये सब जो है ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा गैस के जो धूल के कण भी होते हैं वो भी हवा में मौजूद होते हैं। ये आपको एक वृत्त रेखा, आपको मैंने पहले ही इस चित्र के बारे में बताया था, इसमें आपने वायु के संगठनों के प्रतिशत देख लिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। नाइट्रोजन जो है वो वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। वो कितनी है? वो 78% है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदलते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं जब हम सांस लेते हैं, क्योंकि वातावरण में 78% नाइट्रोजन है और 21% क्या है? ऑक्सीजन। तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि कुछ तो नाइट्रोजन भी हमारे अंदर जाती है, पर वो थोड़ी देर में ही बाहर निकल जाती है, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये आप सब बच्चों को पता है। तो अब जो पौधे हैं, पौधे क्या करते हैं? पौधों के लिए क्या है? नाइट्रोजन की आवश्यकता जो है वो होती है। वो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। पौधे कैसे लेते हैं? जब हम पौधों की जड़ों में खाद डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, तो वहां से वो नाइट्रोजन लेकर अपना स्वरूप बदलते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। जैसे कि जब बच्चों ऐसे होता है कि जो पौधे हैं वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो तभी बच्चों बोला जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्षों से हमें, हरे भरे पौधों से हमें ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलती है। ऑक्सीजन, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। तो बच्चों मैंने आपको अभी यही समझाया था कि जो ऑक्सीजन है वो कितनी आवश्यक है, कि जो हमारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं।
और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और मनुष्यों के लिए भी ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए जब अगर पेड़ पौधे बहुत लगे होते हैं, वृक्ष को हम काटेंगे नहीं, तो जो हमारा वातावरण में ऑक्सीजन गैस का संतुलन है वो बहुत अच्छा बना रहेगा और सबको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी और जो हमारा वातावरण है वो भी बहुत स्वच्छ रहेगा। आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। तो बच्चों क्या है, इसमें आपको बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। कैसे है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको क्या है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और वो वापस हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा छोड़ी जाने वाली जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो किसके काम आती है, वो पेड़ पौधों के काम में आती है। तो इससे क्या है, हमारा पृथ्वी का पर जो वातावरण का संतुलन है वो बना रहता है। और ये संतुलन कहाँ बिगड़ता है, ये संतुलन बिगड़ता है जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कोयला जलता है, खनिज तेल जलते हैं। तो और वहाँ पर क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैल जाती है तो हमारा वायुमंडल क्या होता है, प्रभावित होता है और हमारी मौसम और हमारी जलवायु भी इससे प्रभावित हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर एक कॉलम दिया है, इसमें लिखा हुआ है क्या आप जानते हैं। हम इसको भी पढ़ते हैं। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। तो बच्चों, जब वायु गर्म होती है तो वह फैलती है और हल्की होकर क्या होता है, ऊपर उठ जाती है। और जब वायु ठंडी होती है तो वो भारी होती है और उसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। तो बच्चों, अब आपको इसमें एक चित्र दिखाया गया है, इस चित्र को आप देखेंगे। इसमें क्या बताया गया, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल टॉप साइंटिस्ट ऑफर्स वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, जब हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो हमारे वातावरण को बहुत प्रभावित करती है। आपने देखा है या सुना है, जब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि खेतों में जब क्या होता है कि फसल बदली जाती है, साल में एक बार जब एक फसल काट लेते हैं, जब दूसरी फसल लगानी होती है तो खेतों में आग लगा देते हैं, वो ज़मीन को अच्छा करने के लिए कि वहाँ पर फिर कुछ समय बाद दूसरी फसल को लगाते हैं। तो इस तरह से जब खेतों में आग लगाते हैं, वो जिसको बोलते हैं, आपने सुना है, पराली जलाते हैं। तो पराली जलाने से क्या होता है, बहुत ही धुआं आकाश में आ जाता है। तो फिर वो हमारे वातावरण को बहुत दूषित करता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है,
2-2 3-3 दिन हमारे यहाँ सूरज नहीं हम देख सकते हैं। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही एक हिस्सा है। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, जानवर भी बहुत प्रभावित होते हैं। तो क्या है कि ये सब चीज़ें जो हैं हमारे वातावरण को दूषित करती हैं। तो इसी को ही बोलते हैं भूमंडलीय तापन। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को भूमंडलीय तापन आज के विश्व की एक गंभीर समस्या है। ये आपने देखा होगा हर साल दिल्ली में कितना प्रदूषण फैल जाता है। बोला जाता है कि किसानों ने खेतों में आग लगाई है, जिससे हमारे वातावरण में कितनी दूषित हो जाता है और हम सांस लेने की हमें कितनी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। अगले पृष्ठ पर क्या है, अगले पृष्ठ पर है वायुमंडल की संरचना। तो बच्चों एक चित्र भी दिखाया गया है और इसमें बताया गया है कि वायुमंडल की संरचना कैसे होती है। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। तो बच्चों हमारा जो वायुमंडल है वो कितनी परतों में विभाजित है, वो 5 परतों में विभाजित है। जो कहाँ से शुरू होता है, जो पृथ्वी की सतह से शुरू होता है। ये कौन कौन से हैं, ये है शोभमंडल, संतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। तो बच्चों समझ में आया हमारा। सबसे पहले क्या है, इस चित्र में भी आप देखेंगे, इस चित्र में वायुमंडल की परतों को अच्छे से दिखाया गया है। शोभमंडल, फिर शोभ सीमा, फिर उसके बाद आपको साथ में वो भी दिखाया गया है जैसे माउंट एवरेस्ट ये कैसे है। फिर ओजोन गैस की एक परत भी दिखाई गई है, हवाई जहाज उड़ता हुआ भी दिखाया गया है। फिर समतापमंडल दिखाया गया है, फिर समताप सीमा दिखाई गई है, फिर मध्यमंडल है। फिर आपको यहाँ पर थोड़ी ऐसे हल्की बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। फिर मध्य सीमा है, फिर बाह्य मंडल है और फिर बहिर्मंडल है। तो अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले शोभमंडल के बारे में। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो शोभमंडल क्या है, हमारे वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो बच्चों इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर आती हैं। तो बच्चों क्या आता है इसके अंदर, सभी घटनाएं जैसे बारिश होना, ओलावृष्टि, आपको पता है ओले गिरते हैं, और आंधी तूफान, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं शोभमंडल में। आगे है हमारा समतापमंडल। शोभमंडल के ऊपर का भाग समतापमंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समतापमंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो बच्चों आपको समझ में आया, शोभमंडल के ऊपर क्या होता है, समतापमंडल, और यह लगभग कितनी ऊंचाई पर है, ये 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। और यह परत बादलों एवं किससे है, बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ जो होती हैं, यहाँ का जो वातावरण होता है, वहाँ पर हवाई जहाज को आसानी से उड़ने में मदद होती है। आपको मैंने चित्र में भी दिखाया कि हवाई जहाज उड़ रहा है, तो आपने चित्र में भी देखा है। समताप मंडल क्या है,
की विशेषता, एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यह ओजोन की गैस की परत होती है। ओजोन गैस की परत हमारी किससे रक्षा करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा ओजोन परत करती है। तो बच्चों, समताप मंडल का भी आपको समझ में आ गया। ये क्षोभ मंडल से ऊपर की एक परत है और इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या है? आगे है मध्य मंडल। मध्य मंडल के बारे में पढ़ेंगे। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। तो मध्य मंडल क्या है? वायुमंडल की तीसरी परत है। यह ताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। तो बच्चों, आपको हर जगह पे उसकी ऊंचाई किलोमीटर में बताई गई है। क्षोभ मंडल की 13 किलोमीटर थी, उसके बाद समताप मंडल की 50 किलोमीटर, अब मध्य मंडल की 80 किलोमीटर के ऊपर होती है, ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो बच्चों, इसकी यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत पर आने पर क्या होते हैं? जल जाते हैं। तो यह आपको समझ में आ गया मध्य मंडल। अब आगे क्या है? बाह्य मंडल। अब हम बाह्य मंडल के बारे में पढ़ेंगे। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। बाह्य मंडल क्या है बच्चों? यह जो है बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ इसका जो तापमान है वो बहुत अधिक किससे बढ़ता है? तीव्रता से बढ़ता है। और आयन मंडल जो है वो क्या है? इसकी एक परत का भाग है। आयन मंडल, और बच्चों हर एक की ऊंचाई किलोमीटर में बताई गई है। तो यह कितने में फैला हुआ है? 80 से 400 किलोमीटर तक। इसकी ऊंचाई कितनी बताई गई है? 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत पर पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। आपको पता है ना कि जो हम पुराने समय में या आज भी आप एफएम वगैरह चलाते हैं तो आप क्या इसकी रेंज को आप देखते हैं, आप इसको ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो यह सब जो है वो किससे प्रभावित होता है? वो बाह्य वायुमंडल की परत होती है। वो इसकी जो रेडियो पर प्रसारित होने वाली जो तरंगे हैं उस पर परिवर्तित हो जाती हैं। तो रेडियो पर जो प्रोग्राम आते हैं वो बाह्य मंडल की परत पर ही निर्भर होते हैं। अब है आगे बच्चों बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो बच्चों बहिर्मंडल क्या है? बहिर्मंडल सबसे ऊंची परत है, सबसे ऊंची परत है। और बहिर्मंडल वायु की क्या है? सबसे पतली परत है। और हल्की गैसें कौन सी हैं हमारी? हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो बच्चों समझ में आया आपको? अब इसमें एक और लिखा हुआ है, आओ कुछ करके सीखें। स्थानीय समाचार से 10 दिन में मौसम रिपोर्ट लिखें एवं मौसम में बदलाव का अवलोकन करें। तो बच्चों आपने क्या करना है? समाचार पत्र लेना है और उसमें मौसम के परिवर्तन को देखते रहना है और उसको लिखना है।
आगे है एक और, क्या आप जानते हैं? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 करोड़ मिलियन क्या भाग का केवल 1 भाग 2 अरबवां ही प्राप्त करती है। तो बच्चों ये 2 अरब बताया गया है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का कितना भाग लेती है? 2 अरब ही प्राप्त करती है। तो आप सोचो ये कितना है। तो आपको ये समझ में आया। अब हम आपको देखेंगे, बताएंगे आगे हमारा क्या है, मौसम एवं जलवायु। हमारा जो मौसम है वो जलवायु पर कितना निर्भर होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों में छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? तो बच्चों, जब आपने सुना होगा जब क्रिकेट मैच की श्रृंखला शुरू होती है तो क्या होता है, तो सबसे पहले लोग ये देख लेते हैं कि आज बारिश होगी या धूप खिलेगी, आज का मौसम कैसा रहेगा, बादल छाए रहेंगे। तो यह सब वो किस लिए देखते हैं? जो क्रिकेट को जिनका बहुत अच्छा शौक है क्रिकेट देखने का, या जो क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या बात होती है? हमारा मौसम, कि आज कैसा मौसम रहेगा। तो ये सब जानना उनके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम कल्पना करें कि हमारा जो एक शरीर है वो रेडियो है और मस्तिष्क क्या है, उसके स्पीकर हैं, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम क्या है? मौसम बच्चों, मौसम जो है वो वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। जैसे सुबह के टाइम में आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत ही सुहावना है, दोपहर को एकदम धूप खिल जाती है, फिर शाम को बारिश हो जाती है। इस तरह से मौसम जो है वो नाटकीय रूप में बदलता रहता है। और अच्छा हवादार जब मौसम होता है तब आपको कितना अच्छा लगता है, तब आप का दिल करता है कि हम कहीं घूम आए। और जब खूब गर्मी पड़ रही होती है तब आप क्या हो जाते हैं, आप चिड़चिड़े से हो जाते हैं, क्या सारा दिन हम पसीने से भीगे रहते हैं, इतनी गर्मी होती है। तो बच्चों, ये जो मौसम है यह हमारी जलवायु के बारे में बताता रहता है कि हमारी जलवायु कैसी है। अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि हमारा जो मौसम है वो दिन में भी कई बार बदलता है और कई बार पूरा दिन एक सा ही रहता है। तो हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं, अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आगे क्या है हमारा तापमान। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, आप पहले इस चित्र को देख लीजिए। मौसम की जानकारी के लिए यंत्र। तो बच्चों, इसमें मौसम की जानकारी के यंत्र दिखाए गए हैं। पहले में आप देखिए तापमापी, ये क्या करता है, तापमान को मापता है। उसके बाद आप देख रहे हैं वायु दाब मापी, ये क्या कर रहा है, ये वायु दाब मापता है।
फिर उसके बाद बच्चों आप क्या देख रहे हैं, वर्षा मापी, जो वर्षा की मात्रा को मापता है। फिर है वात दिग्दर्शी, पवन की वात दिग्दर्शी, जो वायु की दिशा को दर्शाता है। इसमें इस चित्र में आपको ये 4 यंत्र दिखाए गए हैं और हमारे मौसम में भी ये 4 ही होते हैं। जो पहला तापमान बताता है, फिर वायु का बताता है कि वायु में कितनी हमारी वो शुष्कता है, या आज शुष्क हवा बहेगी या ठंडी शीत लहर होगी, उसके बारे में बताता है। तीसरा है वर्षा मापी, वर्षा मापी क्या है कि वर्षा की मात्रा को दिखाता है। उसके बाद आज कितनी हवा बहेगी उसके बारे में बताता है। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। और उसमें क्या होता है, वायु में बच्चों जैसे आपको बताया कि तापमान में हम क्या मापते हैं, कि तापमान में हम यही मापते हैं ना कि आज गर्मी होगी या ठंड होगी या आज का मौसम कैसा रहेगा। और वायुमंडल का जो तापमान है वो केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। तो बच्चों हमारा जो वायुमंडल का तापमान है वो दिन रात में नहीं बदलता, वो ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे शीत ऋतु है, वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ऐसे इन ऋतुओं के अनुसार क्या है हमारा तापमान जो है वो बदलता रहता है। तो आगे है आत्पन। आत्पन क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आत्पन क्या है बच्चों, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। कैसे करता है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आत्पन कहलाती है। तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा क्या है, सूर्य से जब ऊर्जा आती है तो उसे पृथ्वी पर रोक लेती है, वो क्या कहलाती है, आत्पन। आत्पन सूर्य की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या आप अब समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसोफ्लेट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जब ये सूर्य आत्पन क्या है, सूर्यताप की मात्रा जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है, कम होती जाती है। इसीलिए तापमान जो है हमारा उसी प्रकार से कम होता जाता है। और आप इससे समझ गए होंगे कि ध्रुवों पर जो है वो बर्फ से ढकी हुई होती है। यदि पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ जाता है और यह इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ पर क्या है, जब बहुत गर्मी हो जाएगी तो कुछ भी फसलें जो हैं हमारी नहीं उग सकेंगी। तो जब फसलें नहीं उगेंगी तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। नगरों का जो तापमान है वो गांवों की अपेक्षा हमारे शहरों का तापमान जो है वो बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फ्लैट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन क्या होते हैं,
गर्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो सड़कें हैं आप उस पर पैर भी नहीं रख सकते, वो बहुत गर्म हो जाती हैं। और क्या होता है, जो हमारे मकान भी होते हैं, जो सीमेंटेड मकान होते हैं, वो भी कितने, उनकी दीवारों को आप हाथ लगाओगे वो बहुत गर्म होती हैं। और रात के समय क्या होता है, ये ऊष्मा मुक्त हो जाते हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे क्या होता है, नगरों का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया ये? आगे हम पढ़ेंगे वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर